हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा जी अपने टॉपिक शुरू किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने उस टॉपिक में बेटा जी सबसे पहले न्यूरॉन को पढ़ा था, न्यूरॉन के टाइप्स को पढ़ा हमने। फिर हमने बेटा जी यहाँ पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन का पार्ट खत्म किया है। ब्रेन में फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या होता है, उनके सबके हमने फंक्शन जान लिए हैं। हमने ये भी जाना कि ब्रेन के अंदर केविटी होती है, उनका नाम वेंट्रिकल होता है। हमने उन वेंट्रिकल्स के बारे में बात की, वहाँ पे एक लिक्विड भरा रहता है, उसका नाम CSF होता है। ब्रेन के बाद प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है वो मैनिंग्स होती है, और उनकी क्या क्या कवरिंग के नाम है यहाँ पे, ड्यूरामेटर, आर्किनोइड, पायामेटर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। मतलब हमारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का पहला जो पार्ट है नर्वस कंट्रोल, वो खत्म होता है। हमने रिफ्लेक्स एक्शन को जान लिया, हमने सिनेप्सिस को जान लिया, मतलब हमने सारी बातें खत्म कर ली अबाउट द नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। नर्वस के बारे में हमने खत्म कर ली, बट अभी हमारा केमिकल बचा हुआ है। बट आज की क्लास में मैं थोड़ी सी देर बातें करूंगा आपसे रिगार्डिंग द नर्वस, मतलब ये लेक्चर भी रिगार्डिंग द नर्वस ही है। फिर आज हम क्या बातें करेंगे नर्वस के बारे में। अभी प्रियांशु से मेरी बात हुई थी आपकी क्लास से, तो उसने पूछा सर नर्व क्या होती है। तो आप लोगों को मैंने ये बातें शुरुआत में नहीं बताई, मुझे लगा कि आप लोगों ने 9th क्लास में आपका चैप्टर आता है बेटा जो नर्वस टिश्यू, तो वहाँ पे नर्वस टिश्यू आप लोगों ने टेल में पढ़ाया होगा आपके टीचर ने, और आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या है क्या नहीं है। बट चलेगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं उसके बारे में आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि नर्वस टिश्यू क्या होता है, उसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, नर्व का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नर्व वर्ड किसके लिए यूज होता है, गैंग्लियन वर्ड कहाँ पर यूज होता है, न्यूक्लियाई वर्ड कहाँ यूज होता है, और ट्रैक वर्ड कहाँ यूज होता है। ये डिफरेंट टाइप के वर्ड्स जो यूज होते हैं न्यूरॉन्स के रिगार्डिंग यहाँ पे, तो उनके बारे में आज के लेक्चर में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये एक्चुअली आपका नर्वस टिश्यू का मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि व्हाट इज नर्वस टिश्यू। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वी हैव द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड आपने कहा होगा कनेक्टिव टिश्यू, एंड आपने पढ़ा होगा यहाँ पे नर्वस टिश्यू। तो आपने वहाँ पे जब नर्वस टिश्यू को पूरा पढ़ा होगा, वहाँ कैसे कैसे सेल होती है। बट चलेगा कोई नहीं, आज एक रिविजन सा करते उस टॉपिक का, यहाँ पे क्या होता है नर्वस टिश्यू, क्या टाइप से सेल से बना होता है, उसके बारे में बातें करते हैं। तो शुरू करें बेटा टॉपिक अपना, चलिएगा। हमने वर्ड बोला बेटा जी यहाँ पे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है ये डिफरेंट 4 टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। 4 डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनता है नर्वस टिश्यू। इसके अंदर जो पहली टाइप की सेल होती है बेटा जी, उसका नाम होता है न्यूरॉन। आपने इसके बारे में बातें की है, ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू अगर कोई है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे, न्यूरॉन है। पहला पॉइंट आप लोगों ने अभी भी बातें की थी, इसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर में ऊपर सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के बाहर जो प्रोजेक्शन निकले रहते हैं उसे आप न्यूराइड्स बोलते हो। उसमें आपने डेंड्रोन पढ़ा या डेंड्राइट्स पढ़ा, या फिर आपने एक्सोन के बारे में बातें की, आपने पूरे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा है बेटा जी। ये नर्वस टिश्यू स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। अगली जो सेल न्यूरॉन में होती है उस सेल का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे न्यूरोगिलियल सेल। पॉइंट आता है न्यूरोगिलियल सेल क्या है, मैं कहूंगा बेटा दीज आर द सपोर्टिंग सेल। ये न्यूरॉन को सपोर्ट करती है इन द डिफरेंट एस्पेक्ट में, डिफरेंट टास्क में उसको हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है उसकी बातें हम आपके साथ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक छोटे से क्वेश्चन को सुनिएगा, कोई आपसे पूछ ले नर्वस टिश्यू की मोस्ट अबेंडेंट सेल कौन है, तो आपको ये लगता होगा कि सर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट तो आपका न्यूरॉन है, तो यही सबसे ज्यादा होगा। नहीं मेरे भाई, द मोस्ट अबेंडेंट सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू इज न्यूरोगिलियल सेल। मोस्ट अबेंडेंट सेल मैं आपको बता दूं, अगर आप परसेंटेज की बात करते हो तो मैं कहूंगा बेटा जी न्यूरॉन तो जस्ट 1/3 पार्ट है, 2/3 अप्रोक्स 2/3 पार्ट कौन है बेटा जी यहाँ पे आपका न्यूरोगिलियल है। मतलब मोर देन हाफ पार्ट, मैं 2/3 ना कह के अच्छा यूज करूंगा बेटा जी यहाँ पे, मोर देन हाफ पार्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरोगिलियल सेल। क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे, मोर देन हाफ, या मैं बोलूंगा मोर देन 50% पार्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरोगिलियल सेल, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं उसके बारे में यहाँ पे मोस्ट अबेंडेंट सेल।
मोस्ट अबेंडेंट सेल ऑफ नर्वस टिश्यू। ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है जो आपको याद रखना है बेटा। अब पॉइंट आता है सर न्यूरोग्लियल सेल भी क्या होता है, ये कैसे स्पोर्टिंग सेल है, तो चलो इसकी बातें करते हैं। यहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल भी फर्दर अलग अलग प्रकार की होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा जी, न्यूरोग्लियल सेल। ये सेल के फर्दर टाइप है। जो इसका पहला टाइप होता है उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट नाम को समझिएगा बेटा जी। एस्ट्रो, एस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है स्टार, ना तो एस्ट्रोलॉजी आपके तारे सितारे के बारे में बताने वाला, क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, सुना है ना बेटा ये वर्ड। वैसे मैंने बोला एस्ट्रो, एस्ट्रो वर्ड का मतलब है स्टार एंड साइट मतलब सेल, मतलब एक स्टार शेप सेल है बेटा जी। स्टार के शेप की सेल है तो इसका नाम रखा है यहाँ पे एस्ट्रोसाइट। सर ये सेल क्या करती है, मैं कहूंगा सबसे पहला काम बेटा जी यहाँ पे, ये जब सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस के अंदर क्या पढ़ा आप लोगों ने कि एक एक्सोन का जो लास्ट टर्मिनल पार्ट है वहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं और वो अगले सेल के डेंड्राइट पे जाके बाइंड हो जाते हैं, जो भी टारगेट सेल उसके साथ वो जाके बाइंड हो जाते हैं। तो वहां पे जो सिनेप्सिस के पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है सो दैट कि वहां पे लीकेज ना हो, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर इधर से उधर कहीं मूव ना हो जाए, तो वहां एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने का सारा काम कौन करता है बेटा जी, एस्ट्रोसाइट सेल करती है। मैं अच्छा वर्ड बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे कि ये वन ऑफ द सपोर्टिंग सेल है और सबसे बड़ा इनका काम होता है बेटा जी, इट फॉर्म ट्रिपल बी। ये ट्रिपल बी बनाने का काम करता है। ट्रिपल बी क्या होता है, ये होता है बेटा जी ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये क्या होता है, आप लोग एक बात को समझिएगा, हमारा न्यूरॉन भी एक सेल है, बट इस सेल के पास एक सेल ऑर्गेनल एब्सेंट। वो सेल ऑर्गेनल कौन सा एब्सेंट है बेटा जी, मैं लिखता हूं बातों को। हमारा न्यूरॉन एक सेल है और सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स वो सब इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे, बट एक सेल ऑर्गेनल बेटा जिसमें एब्सेंट, वो सेल ऑर्गेनल कौन से बेटा यहाँ पे, सेंट्रियोल एब्सेंट है बेटा इसके अंदर। अब आप कहोगे सर सेंट्रियोल एब्सेंट है तो क्या होगा, मैं कहूंगा बेटा सेंट्रियोल का फंक्शन होता है हेल्प इन सेल डिवीजन बाय फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर। एक सेल स्पिंडल फाइबर बना के, सेल के अंदर आपने देखा होगा, सेल साइकिल आपने पढ़ी हो तो वहां स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जिसकी वजह से बेटा जी यहाँ पे आपका एक सेल का न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करता है बेटा जी, और आपकी सेल अपने आप को डिवाइड करती है बाय फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर। और वो स्पिंडल फाइबर बनाने का काम कौन करता है बेटा जी, सेंट्रियोल। अब जरा सोचिएगा बेटा, मेरे वर्ड को पकड़ो यहाँ पे, इसके अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट है। अब अगर सेंट्रियोल एब्सेंट में एक लाइन बोलूंगा बेटा जी, न्यूरॉन डू नॉट हैव द डिवाइडिंग पावर। न्यूरॉन के पास में डिवाइडिंग पावर नहीं है, मतलब अगर एक बार जो न्यूरॉन का नंबर बनना था वो बन गया, और अगर इन द फ्यूचर किसी डैमेज की वजह से न्यूरॉन अगर खत्म हो गए या खराब हो गए, कोई इंजरी आपको हो गई, उससे न्यूरॉन डैमेज हो गए, तो बेटा न्यूरॉन दोबारा से अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते। न्यूरॉन डोंट हैव द डिवाइडिंग पावर। कोई पूछे व्हाई न्यूरॉन डोंट हैव द डिवाइडिंग पावर, तो उसका एक ही आंसर है बेटा जी, बिकॉज़ न्यूरॉन डोंट हैव द सेंट्रियोल। उनके पास सेंट्रियोल एब्सेंट है, दैट्स व्हाई न्यूरॉन डू नॉट हैव द एबल टू डिवाइड। तो लिखूंगा बेटा जी यहां पे, न्यूरॉन आर नॉट एबल टू डिवाइड। ये बात आपको याद रखनी है बेटा जी कि हमारा न्यूरॉन एक सेल ही है और उस सेल में सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, बट एक सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है। वो कौन सा बेटा जी, सेंट्रियोल एब्सेंट, जिसकी वजह से उसके पास डिवाइडिंग पावर नहीं है। अब जरा सोचो, अब जब बॉडी का डिजाइन हुआ होगा तो भाई अब हमें पता है कि न्यूरॉन अगर एक बार खराब हो गए तो दोबारा बन नहीं सकते। तो हमारी बॉडी ने इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई है। किस प्रकार की कवरिंग बेटा जी यहाँ पे, कि भाई हम एक बात को समझते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, और चीजों को एक टिश्यू से अगले टिश्यू के पास अगर कोई ट्रांसपोर्ट करता है तो वो ब्लड करता है, ठीक बात है। और ब्लड के थ्रू पैथोजन भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के पास मूव करते हैं। अब लेट अस सपोज कीजिएगा हमारे ब्रेन के अंदर अगर ब्लड की सप्लाई हो, हमारे ब्रेन में अगर ब्लड की सप्लाई हो तो मतलब पैथोजन गेट इजीली एंटर विद इन द
ब्रेन, और अगर पैथोजन इजीली एंटर कर जाएंगे हमारे ब्रेन में यहाँ पे, तो इसका मतलब बेटा जी कोई भी पैथोजन वहां पे जाके हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकता है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, एक अपने आप को बचाव के लिए ब्रेन ने एक सिस्टम अपनाया कि ब्रेन में ब्लड की सप्लाई नहीं होती। वहां पे आपने कहा था सीएसएफ भरा होता है, इसके थ्रू न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन के अंदर बेटा जी। बट वहां पे ब्लड को हमने दूर रखा, हमने टिपिकली न्यूरॉन्स के टच में नहीं आने दिया, तो वहां पे एक बैरियर बनता है, उस बैरियर का नाम होता है बेटा जी ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या नाम बेटा जिसके यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब हमने ब्लड में सीधा कनेक्टिव और सीधा ब्लड को सीधा एंटर नहीं करने दिया, हमने ब्लड को फिल्टर करवा के बेटा उसका सीएसएफ लेके गए, तो ब्लड की एंट्री के लिए जो बैरियर बनता है उसको बैरियर बनाने में हेल्प कौन करता है बेटा जी, एस्ट्रोसाइट। एक वर्ड आता है ट्रिपल बी, क्या है, तो ये क्या है बेटा जी यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर है, और ये कौन बनाती है सेल बेटा जी यहाँ पे आपकी एस्ट्रोसाइट सेल, और इस तरह से न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है और उसे सपोर्ट करती है उसके फंक्शनिंग में बेटा जी। तो ये वर्ड आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। और बातें करते हैं सब, और क्या होता है इनके बारे में, तो हम ये और किस तरह से स्पोर्टिंग सेल, मैं कहूंगा चलो और वर्ड को समझते हैं, स्पोर्टिंग सेल कैसे है। अब वर्ड आता है बेटा जी ओलिगो डेंड्राइट सेल। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ओलिगो, ओलिगो वर्ड का मतलब होता है फ्यू, और डेंड्राइट आपने देखा था प्रोजेक्शन निकले होते हैं बेटा जी यहाँ पे। तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे ये एक ऐसी सेल है जिसके बाहर कुछ प्रोजेक्शन निकले होते हैं, कहते हैं उस सेल का नाम है ओलिगोडेंड्राइट सेल। अब सर ये भी एक न्यूरोग्लियल सेल है, तो ये क्या करती है, मैं कहूंगा बेटा जी इट फॉर्म माइलिन शीथ। फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड एक्सोन। अब काफी बच्चों के दिमाग की घंटी घूम गई होगी, सर आपने सचवान से लिखवाया था, बिल्कुल मैंने से लिखवाया था बेटा, कुछ गलत नहीं लिखवाया, बट ये भी से लिखवा रहा हूं यहाँ पे। अब जरा वर्ड को पकड़ना है बेटा जी, ओलिगोडेंड्राइट सेल फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन इन सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन के अंदर और हमारे बेटा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो भी न्यूरॉन बैठे हैं, और वहां पे जो व्हाइट मैटर है यानी कि एक्सोन के बाहर जो माइलिन शीथ है बेटा, उस माइलिन शीथ को बनाने का काम करती है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। वहां पे सचवान सेल बेटा अब्सेंट, याद रखना मैंने पॉइंट क्या बोला, इन द केस ऑफ सीएनएस सचवान सेल इज अब्सेंट। बेटा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद करो, बाहर आपने कहा था न्यूरोलीमा, एक्सोन के बाहर आपने चलो बना देता हूं दोबारा, आपको याद दिला देता हूं बातें भाई। ये आपने कहा था सर हमारा एक्सोन है, उसके बाहर आपने ऐसे एक कवरिंग बनाई थी बेटा, याद आपने कहा था इस कवरिंग का नाम होता है न्यूरीलीमा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने कहा था सर यहां पे माइलिन शीथ बनता है बेटा, कहा था आपने यहाँ माइलिन शीथ, मैंने कहा था यहाँ पे जो सेल बैठी होती है वो माइलिन शीथ को बनाती है, और यहाँ पे जो सेल बैठी होती है उस सेल का नाम सचवान सेल था। बताया था मैंने बेटा आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, देखो ना दो टाइप के न्यूरॉन पढ़ाए बेटा जी मैंने आपको, यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिन पढ़ाए तो है बेटा आपको, मैं उन्हीं के न्यूरॉन की बातें कर रहा हूँ आपके साथ में। तो पेज पलटो, देखो चीजें आपने पढ़ी है। तो मैंने एक वर्ड बोला बेटा जी, ये न्यूरोलिमा सेल जो होती है, ये न्यूरोलिमा जो बाहर के कवरिंग सेल से बनी होती है, वो कौन सी सेल होती है? वो स्पोर्टिंग सेल होती है। कौन सी स्पोर्टिंग सेल है? मैं कहूंगा भाई वो ओलिगोडेंड्राइट सेल है। अगर वो न्यूरॉन बैठा है बेटा जी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे अगर ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई माइलिन शीथ बनाएगा तो कौन बनाएगा बेटा जी? यहाँ पे ओलिगोडेंड्राइट बनाएगा। लॉजिक सेट करना बेटा बात के पीछे। यही माइलिन शीथ अगर बनेगी पीएनएस में, अगर क्या बनेगी पीएनएस में, तो वहां पे जो सेल बैठी होती है उस सेल का नाम होता है सचुआन सेल। पढ़ा है आप लोगों ने कि सर माइलिन शीथ पीएनएस में, तो मैं लिख देता हूं बेटा जी यहां पे फॉर्म माइलिन शीथ इन पीएनएस। समझो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब जो ब्रेन के बाहर आपके नर्व के फाइबर्स बैठे हैं, मैं कहूंगा आपके न्यूरॉन्स बैठे हैं, उनके बाहर अगर माइलिन शीथ कोई बनाएगा तो कौन बनाएगा बेटा? सचवान सेल बनाएगा। लॉजिक सेट हो रहा है ना बातों पे? दोनों का एक ही फंक्शन है माइलिन शीथ को बनाना, मतलब न्यूरॉन के बाहर एक इंसुलेटर को बनाना, मतलब सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, सपोर्टिंग सेल है बेटा। ठीक है, एक और सेल का नाम लिख देते हैं बेटा जी यहाँ पे, माइक्रोग्लियल सेल। Microglial cell, these are the phagocytic cell,
अभी आप लोग लिख लेना, मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि अपनी टेबल बनाओ बढ़िया तरीके से। दीज आर फैगोसाइटिक सेल। इसका क्या मतलब है? जैसे हमारी WBC होती है ना, जो अगर कोई सेल डैमेज हो जाए या कोई पैथोजन आ जाए तो उसे इंगल्फ कर जाएगी, उसे किल करने का काम करेगी, वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी एक ऐसी फैगोसाइटिक सेल बैठी होती है। अगर वहां पे कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो वहां से सेल डैमेज को खत्म करने का काम, या गलती से कोई पैथोजन एंट्री कर जाए, उस फिल्ट्रेट के अंदर कोई पैथोजन अगर वो एंट्री कर जाए तो वहां पे भी एक फैगोसाइटिक सेल बैठी होती है। उस सेल का नाम क्या होता है? माइक्रोग्लियल सेल बेटा जी। इट इज लाइक ए WBC ऑफ द ब्रेन। या और अच्छा वर्ड यूज करूंगा, आपने ब्लड में एक वर्ड पढ़ा था बेटा जी, मैक्रोफाज। वर्ड याद आ रहा है? मोनोसाइट सेल एक टाइप ऑफ WBC थी बेटा जी। यहाँ पे जब तक वो ब्लड में रहती है उसका नाम था मोनोसाइट, और वो ब्लड को छोड़ के अगर टिश्यू में आ जाती है उसका नाम था मैक्रोफाज। ये सब बातें मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ाई है बेटा जी। पेजों को पलटो और देखो, ये बातें आपने पढ़ी है। तो मैंने कहा ये मैक्रोफाज है, ये नर्वस टिश्यू की जो मैक्रोफाज है उसका नाम क्या है बेटा? माइक्रोग्लियल सेल। इट इज फैगोसाइटिक सेल एंड इट प्रोटेक्ट द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द कोई भी पैथोजेनिक पार्टिकल अगर आ जाए तो उससे प्रोटेक्ट करने के काम करेगी। भाई आपने कहा सर ब्लड एंटर नहीं करता, बिल्कुल एंटर नहीं करता, पर भाई जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वहां पे CSF बनता है और कोई छोटे साइज का पार्टिकल वो भी फिल्ट्रेट के साथ अंदर आ गया तो वहां पे एक प्रोटेक्टिव सेल जो बैठी है वो कौन है बेटा? जी माइक्रोग्लियल सेल है। आई होप आपको वर्ड समझ में आ रही होगी। चलिए और क्या है यहाँ पे? ये बातें मैं हटा रहा हूँ, आपको लिख लेनी है बातें नोट्स में। अब तो मैं टेबल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने दो तरह की सेल पढ़ ली बेटा जी। इस सेल न्यूरॉन जो है वो तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट है यहाँ पे आपका, बट उससे भी ज्यादा सेल यहाँ पे कोई होती है तो उसका नाम होता है न्यूरोग्लियल सेल, और वो हमारी सपोर्टिंग सेल है। वो कितने टाइप की होती है? वो 4 टाइप की होती है। लाइक वो एस्ट्रोसाइट सेल है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, सचवान सेल है या फिर माइक्रोग्लियल सेल है। उन सबके फंक्शन अलग अलग और अलग अलग तरीके से एक न्यूरॉन को सपोर्ट करती है। एक यहाँ पे ट्रिपल बी को बनाती है तो दो यहाँ पे माइलिन शीथ बनाती है। ओलिगोडेंड्राइट सेल माइलिन शीथ बनाती है इन द केस ऑफ द CNS, जबकि सचवान सेल बनाती है इन द केस ऑफ द PNS। एंड माइक्रोग्लियल सेल आर द फैगोसाइटिक सेल। अगर गलती से कोई पैथोजन आ जाए तो उसे वहां पे फैगोसाइटिस करने का, किल करने के लिए अगर कोई हेल्प करेगी तो कौन होगी बेटा? जैसे माइक्रोग्लियल सेल। एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताऊं, अच्छा सा जबरदस्त सा। कोई आपसे पूछे आपके नर्वस टिश्यू का ओरिजिन कैसा है? अब ये वर्ड क्या आता है? आप लोग एनिमल किंगडम में कहते हो कि हमारे बॉडी में 3 तरह की जर्म लेयर होती है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, और हमारा जो ओरिजिन है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। पढ़ा है बेटा आप लोगों ने ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मैं आपको बता दूं नर्वस टिश्यू जो होता है इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन में कैसे है बेटा? जो एक्टोड्रम मतलब क्या इसका पे? द एक्टोड्रम जो कि एक जर्म लेयर का नाम है उससे प्रोड्यूस होता है बेटा जी हमारा यहाँ पे नर्वस टिश्यू। ठीक बात है। यहाँ पे नर्वस टिश्यू की चाहे वो न्यूरॉन हो चाहे वो न्यूरोग्लियल सेल हो, सब सेल जो पढ़ाऊंगा बेटा जी ऑल आर ड्राइव फ्रॉम द एक्टोड्रम एक्सेप्ट ए सिंगल सेल। एक सेल ऐसी है जो एक्टोड्रम से नहीं बनी, और वो सेल कौन सी है? वो सेल है बेटा जी आपके यहाँ पे माइक्रोग्लियल सेल। इसका जो ओरिजिन है वो कैसा है बेटा? यहाँ पे मेसोडर्मल है। NTSC में तो पता नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, बट नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बेटा जी। नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है बेटा जी आपके यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे नर्वस टिश्यू होता है, उसकी एक सेल ऐसी है जो कि किसका ओरिजिन है बेटा? मेसोडर्मल। तो हमेशा बोलते हैं नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल। these cell have the mesodermal in the origin। तो आप लिख लेना, नॉलेज खराब नहीं है, जान इन चीजों क्या बुरी बात है जानना। तो ये सब बातें हमने बता दी आपको। अगले वर्ड पे आते हैं, और कौन सी सेल होती है नर्वस टिश्यू में? मैं कहूंगा अगली सेल का नाम होता है बेटा यहाँ पे एपेंडाइमल सेल। इन सेल्स की बात बेटा जी मैंने की आपके साथ में इन द कोरोइड मैंने आपसे कहा था बेटा जी these cells are the epithelial cell of the nervous tissue। these are the epithelial cell of the nervous tissue। epithelial cell of nervous tissue। इनका और क्या काम होता है? मैं कहूंगा इनके 2 काम होते हैं। पहला काम form
कोरोइड फैलेक्स। फॉर्म कोरोइड फैलेक्स कहां का? तो आपने कहा था सर एक तो होता है एंट्रियर जो बनता है हमारा यहां पे एपिथैलेमस वाले पार्ट में। ये सब बातें बेटा पढ़ाई है मैंने आपको। देखो आप ऐसा नहीं कह सकते सर हमें नहीं पता है आपको। मैंने सब बेटा जी 2 दिन पहले लेक्चर में बेटा जी 4 ब्रेन में बताइए एपिथैलेमस के अंदर आपका एंटीरियर कोरोइड फैलेक्स होता है। बताइए बेटा बताइए आप लोगों को। एंड एक होता है बेटा जी पोस्टीरियर, इसको जान लो ये होता है बेटा जी विद इन द मेडुला ऑफ लॉन्गेटा जो कि हमारा हिंड ब्रेन होता है उसके अंदर भी कोरोइड फैलेक्स बनता है। अब अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज कोरोइड फैलेक्स, बताओ 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 क्या होता है कोरोइड फैलेक्स? पढ़ाया तो है यार, काहे को इतने चीजें समझो भाई। ये सब चीजें आपने पढ़ी है और साथ साथ चीजों को जब आप देख रहे हो वीडियो तो यस हाँ सर पढ़ा है हमने, ये पढ़ा है हमने, ऐसा होना चाहिए, आंसर देने चाहिए आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने आंसर दिया होगा कि यस हमें पता है इसके बारे में। नहीं पता तो चलो दोबारा डाल देते हैं यहाँ पे। क्या है ये कोरोइड फैलेक्स? क्या है? आपने कहा था जहां पे हमारा एक नेटवर्क बनेगा, एक नेटवर्क बनेगा बिटवीन द एपेंडाइमल सेल एंड द ब्लड कैपिलरीज, जहां पे क्या बनता है सीएसएफ बनता है। वो जो नेटवर्क है, वो जो कनेक्शन है बेटा जी, उसका नाम कहते हैं कोरोइड फैलेक्स। तो मैं कहूंगा बेटा जी नेटवर्क ऑफ एपेंडाइमल and blood capillaries where CSF get formed। ठीक बात है, ये सब बातें आपने जान ली बेटा जी। अब इसके फंक्शन एक और बताते हैं आपको यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को पॉज करके इन बातों को लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए मतलब कोई आपसे पूछे भाई एपेंडाइमल सेल का क्या फंक्शन, मैं कहूंगा भाई पहला फंक्शन तो मैंने जान लिया, सीएसएफ प्रोडक्शन होता है। पहला फंक्शन क्या होता है? सीएसएफ का प्रोडक्शन से वो नेटवर्क जो बनेगा जो कोरोइड फैलेक्स होता है वो इसी का बना होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे अब भाई सीएसएफ बन गया, सीएफ का मूवमेंट भी तो होगा फ्रॉम वन वेंट्रिकल टू द अनदर वेंट्रिकल। पूरे भैया जी वो आपका वेंट्रिकल में और सेंट्रल कनाल में जो मूव करेगा तो कोई तो होगा जो भैया जी उसे मूव करवाएगा। तो मैं कहूंगा इनके बाद प्रोजेक्शन निकले रहते हैं और प्रोजेक्शन जब मूव करेंगे बेटा जी यहाँ पे तो ये कोज करेंगे फ्लो और द मूवमेंट विद इन द सीएसएफ। तो सीएसएफ को मूव करना वन वेंट्रिकल टू द अनदर वेंट्रिकल ऐसे जो मूव करेगा थ्रू द होल सीएनएस, तो उसमें हेल्प कौन करेगा यहाँ पे? एपेंडाइमल सेल। तो मैं कहूंगा बेटा जी हेल्पिंग सीएसएफ मूवमेंट, ये इसका काम है। हो गया। और इनके अलावा एक सेल और भी होती है ब्रेन, वो सेल कौन सी होती है? न्यूरो सिक्रेटरी सेल। नाम से समझ में आ रहा होगा, इट इज ए न्यूरॉन लाइक सेल that secrete the specific chemical। अब इस वर्ड का क्या मतलब है भाई? आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि आपका 4 ब्रेन में आया था, जो फ्लोर ऑफ द थैलेमस था। आपने कहा था हाइपोथैलेमस इज द कनेक्शन बिटवीन द नर्वस एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन। मतलब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक मास्टर ग्लैंड है, उस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और हमारा हाइपोथैलेमस भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब उससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो मतलब ये एक न्यूरॉन जैसी सेल है बट इट सीक्रेट केमिकल, दैट इज हार्मोन को सीक्रेट करने वाली जो सेल है न्यूरो नर्वस टिश्यू में, उस सेल का नाम क्या है? न्यूरो सीक्रेट सेल। एंड दीज सेल आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड और ओनली प्रेजेंट विद इन द
हाइपोथैलेमस। ये अगर हमारे ब्रेन में कहीं है तो कहीं बेटा जी हाइपोथैलेमस में, और इसके अलावा कहीं नहीं। तो आप कह सकते हो हाइपोथैलेमस इज मेड अप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल। कह सकते हो आप इस बात को, कोई दो राय नहीं, कोई गलत नहीं करेगा आपकी बात। चलिएगा लिख देते हैं बात को। These are neuron-like cell that secrete chemical that is hormone. अगला पॉइंट, they are present in hypothalamus. बोलो और कोई दिक्कत हो तो बेटा खत्म करना, ये खत्म करना। हाइपोथैलेमस में हम कह सकते हो कि वहां भी आपने कहा था मेलाटोनिन बनता है, तो वहां भी ऐसी सेल प्रेजेंट है। तो मतलब जो भी हमारा एंडोक्राइन पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होती है कौन सी सेल बेटा, जबकि न्यूरोसिक्रेटरी सेल। तो इट्स ऑल अबाउट ए फ्लो चार्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू। जो आपका नर्वस टिश्यू बेटा जो इस तरह से 4 तरह के सेल से बना है, न्यूरॉन से बना है बेटा, जो न्यूरोग्लियल सेल से बना है, एपेंडाइमल सेल से बना है, एंड बेटा जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल से बना है। इन 4 तरह के सेल से बना हमारा नर्वस टिश्यू। और वहां पे मैंने कहा न्यूरोग्लियल सेल मोस्ट अबेंडेंट सेल है बेटा, और वो फर्दर मैंने आपको 4 तरह के सेल के नाम लिखे, उनके क्या क्या फंक्शन वो बातें मैंने की बेटा दी। इट्स ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपने क्या जान लिया यहाँ पे जो बन सकता है आपके एनटीसी में, आपके कमिंग टेस्ट में आ सकता है, वो क्या आ सकता है, माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन इज फॉर्म by which cell in PNS और in CNS। तो आपको याद क्या रखना है, अगर वो CNS की बात करता है तो आप क्या नाम बोलोगे, ओलिगोडेंड्राइट, और अगर वो PNS की बात करता है तो नाम क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे, सचुआन सेल। समझ में आ रहा है। फैगोसाइटिक सेल कौन सी, माइक्रोग्लियल सेल है, जो इकलौती सेल है जिसका ओरिजिन कैसे यहाँ पे आपका मेसोडर्मल है। इट्स ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू। आई होप ये वर्ड समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। चलिए अब देखो हम दो क्लस्टरिंग की बात करते हैं बेटा। न्यूरॉन जो होता है वो अकेला प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप कैसे कैसे बनाते हैं, हम अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग वर्ड यूज करेंगे। मतलब नर्व एक अलग वर्ड है, उसको जरा समझना मैं क्या समझा रहा हूं। ये मेरा एक न्यूरॉन है, ये मेरा दूसरा न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन ने ऐसे गैदरिंग की, तो मैं कहूंगा भाई अब यहाँ पे 2 अलग अलग हिस्से बन गए। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां पे साइटोन और द सेल बॉडी और द सोमा ने आपस में गैदरिंग की, कलेक्शन किया, तो मैं कहूंगा कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी अलग कहलाएगा, एंड कलेक्शन ऑफ एक्सोन के लिए अलग वर्ड आएगा। एक्सोन के लिए वर्ड आता है नर्व फाइबर। एक्सोन को हम क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर। तो मैं बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, मेरे वर्ड को समझना बेटा जी यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन एक ग्रुप बनाएंगे, न्यूरॉन एक बेटा जी गैदरिंग करेंगे, तो वहां पे कलेक्शन होगा न्यूरॉन का, तो वहां 2 अलग अलग हिस्से बनेंगे। तो कौन से अलग हिस्से बनेंगे, न्यूरॉन का एक पार्ट होगा बेटा, तो मैं बोलूंगा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। मुझे याद जहां तक आ रहा है 2 दिन 3 दिन पहले मुझसे शायद वर्षा ने क्वेश्चन पूछा था, नर्व क्या होती है, नर्व्स न्यूरॉन को हम एक्सोन को नर्व कहते थे। मैंने कहा कुछ बातें हुई थी शायद वर्षा से, पता नहीं किससे बात हुई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम स्पेसिफाई, बट कोई नहीं, जिससे भी था अब उस बात को अच्छे समझना मिला। नर्व एक अलग ही वर्ड है, नर्व तक समझने के लिए हमें पहले एक बात को समझना पड़ेगा यहाँ पे कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन जब गैदरिंग करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, तो वहां पे 2 तरह के वर्ड यूज होते हैं। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी के लिए हम अलग वर्ड यूज करते हैं बेटा जी यहाँ पे, और बेटा जी यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एक्सोन के लिए हम अलग वर्ड यूज करते हैं। एक्सोन को ही हम एक नाम देते हैं बेटा जी नर्व फाइबर। ये वर्ड याद रखना आपको, एक्सोन के लिए वर्ड आता है नर्व फाइबर। मतलब भाई एक्सोन सेल बॉडी है, उसके बाहर एक लंबा सा जो एक इलोंगेटेड पार्ट है, वो क्या एक्सोन है, तुमने कहा एक फाइबर जैसा, तुमने बोलते हो एक नर्व फाइबर है। एक्सोन को क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर। नर्व नहीं बोला हमने, नर्व फाइबर बोला, अभी वर्ड आएगा आगे समझो यहाँ पे। अब आपने कहा सर ऐसे ही कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी हो रहा है, कहां हो रहा है वो कलेक्शन,
आपने कहा भाई दो जगह हो रहा है, या तो वो पीएनएस में हो रहा है मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो रहा है, या फिर वो यहाँ पे आपका सीएनएस में हो रहा है मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रहा है। या तो वो सीएनएस में हो रहा है या फिर वो पीएनएस में हो रहा है। तो मैं कहूंगा अगर वो पीएनएस में होगा तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बेटा जी गैंग्लियन, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बेटा गैंग्लियन। और अगर वो सीएनएस में होगा तो बेटा उसके लिए वर्ड यूज होगा न्यूक्लियाई। इन वर्ड्स को समझना है बेटा जी, वर्ड्स अहमियत रखते हैं बेटा जी। मुझे इन वर्ड्स को बहुत पहले बताना चाहिए था आप लोगों को, बट मुझे लगा कि शायद आपने न्यूरॉन पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, तो मैंने बात नहीं की। बट जब आप लोगों में से कुछ लोगों ने डाउट पूछे तो मैंने जरूरी समझा इस टॉपिक को आपको बताना। ये सब चीजें आपको समझनी है बेटा जी, सब न्यूरॉन के रिलेटेड चीजें हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है वैसे, बट फिर भी हमने उसकी बातें की है। तो इन बातों को आपको समझना है, कोई डाउट है तो मुझे फिर बताना है यहाँ पे, बट इन स्पेसिफिक वर्ड को समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। बड़ी अहमियत इन वर्ड्स के ऊपर आपके एनटीएससी में आपके कमिंग जो टेस्ट उसमें इस पे क्वेश्चन पक्का आपको मिल सकते हैं बेटा जी। आप कोई रेफरेंस बुक से क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे बेटा जी। यहाँ इन वर्ड्स को समझो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे कि भाई कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो बहुत सारे न्यूरॉन हमारी बॉडी में, न्यूरॉन ने ग्रुपिंग कर ली, उन्होंने क्लस्टरिंग कर ली, उन्होंने गैदरिंग कर ली। तो मैं कहूंगा भाई न्यूरॉन की जब गैदरिंग होगी तो भाई सिर्फ सेल बॉडी की गैदरिंग के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे आपका अलग, और जो एक्सोन है मैं उसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ अलग। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट को समझो, मैंने भाई अब सेल बॉडी की अगर गैदरिंग हो रही है, क्लस्टरिंग हो रही है, तो कहां हो रही है? क्या वो हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है? आपने कहा यस सर। तो मैं कहूंगा बेटा जी उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा न्यूक्लियाई। उसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? न्यूक्लियाई। अगर वो कहां हो रही है? सीएनएस में, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है। आपने कहा नहीं सर उनके बाहर हो रही है, कहीं बॉडी के अंदर फैला पड़ा है न्यूरॉन, तो वो कहीं बॉडी के बाहर मतलब पीएनएस में कहीं हो रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो रही है। तो सर मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा तो वर्ड आएगा बेटा जी गैंग्लियन। तो दीज आर द स्पेसिफिक वर्ड दैट आर यूज्ड इन द सीएनएस एंड द पीएनएस। पॉइंट को समझ के रहना बेटा जी, छोटी छोटी बातें यहां पे जो समझनी है। ऐसे ही मैं कहूंगा बेटा जी जो कलेक्शन ऑफ द एक्सोन है उसके लिए भी अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। जैसे कि आपने कहा कलेक्शन इन, ये तो हो गया, इन पीएनएस, या फिर वो कलेक्शन है बेटा जी सीएनएस में। वही दो बातें यूज हो रही है। तो आपने वर्ड यूज किया बेटा जी यहाँ पे, अगर वो पीएनएस में है तो वर्ड यूज होगा बेटा जी नर्व। वर्ड का यूज होगा नर्व। अगर वो कहां है? एक्सोन की गैदरिंग बेटा जी आपके पीएनएस में। और अगर बेटा जी वो गैदरिंग सीएनएस में है तो वर्ड यूज होगा ट्रैक्ट। ट्रैक्ट वर्ड यूज होगा अगर वो गैदरिंग है न्यूरॉन की, कहां पे बेटा जी? विद इन द सीएनएस। और अगर वो बेटा जी एक्सोन की गैदरिंग है, क्लस्टरिंग है विद इन द पीएनएस बेटा जी, तो वर्ड क्या होगा? नर्व। अब मैं बताऊंगा नर्व कैसे बनता है, पूरा स्ट्रक्चर समझाएंगे यहाँ पे, बट ये आपको कुछ वर्ड, ये चारों वर्ड आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये चारों वर्ड बेटा जी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको समझने हैं बेटा जी। मतलब ये समझो, सिंपल सी बात को आप एनालाइज करके देखो। ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, इन्होंने ऐसे कलेक्शन किया, तो मैंने इस हिस्से के लिए वर्ड यूज किया गैंग्लियन या न्यूक्लियाई, और मैं नीचे वाले हिस्से के लिए वर्ड यूज किया बेटा जी आइदर ट्रैक्ट और आइदर मैंने नर्व। तो मैं दो अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूँ। न्यूरॉन ये कंप्लीट है, बट इस हिस्से को मैं अलग नाम दे रहा हूँ, इस हिस्से को अलग नाम दे रहा हूँ। दो अलग अलग वर्ड है यहाँ। चले समझिएगा। अब आप होंगे सर नर्व का स्ट्रक्चर कैसा होता है? चलो हम एक नर्व का स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं कैसा होता है। वहां पे कुछ वर्ड यूज होते हैं, उनको और आपको समझा देते हैं। चलिएगा, मैं सबसे पहले क्या कहूंगा, हम नर्व की बात करें तो हम एक्सोन की बात करें। तो जरा इमेजिन कीजिएगा, ये एक एक्सोन है, ये एक्सोन की मेम्ब्रेन है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक्सोन है और ये एक्सोन के बाद माइलिन शीथ। आपने कह दिया ये एक्सोन है, तो आपने यहां लेबलिंग की, ये एक्सोन है, ये उसकी माइलिन शीथ, ठीक है बेटा जी। अब आपने कहा इसके बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है,
हर एक न्यूरॉन के बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। एवरी न्यूरॉन इज सराउंडेड बाय भाई आप क्लस्टरिंग कर रहे हो यहाँ पे एक्सोन वाले पार्ट की, तो जरा समझो बेटा जी यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो आप समझ गए डायग्राम में मैंने जो अंदर वाला बिंदु बनाया वो तो क्या एक्सोन है, और सर उसके बाद जो कवरिंग मान लेते हैं माइलिन शीथ है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो न्यूरॉन माइलिनेटेड है तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट होगी, और अगर वो माइलिनेटेड नहीं है तो कैसा होगा बेटा, ये एब्सेंट होगा। बट मैंने एक वर्ड बोला, एवरी न्यूरॉन इज सराउंडेड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू। मैं कहूंगा बेटा जी ग्रीन कलर से जो मैं दिखा रहा हूं, इट इज द कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कोलेजन फाइबर्स होंगे और बाकी वहां पे फाइबर्स होंगे। तो मैं कहूंगा ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है अराउंड द एक्सोन पर। ठीक बात है। ऐसे सोचिएगा हर एक के बाद ऐसे बेटा जी एक क्लस्टरिंग होगी। एवरी न्यूरॉन इज सराउंडेड, एवरी एक्सोन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज सराउंडेड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू। ये मैंने ओवरलैप करा दे, बट ओवरलैप नहीं बेटा। ठीक है, तो मैं कहूंगी ये जो लेयर होती है, इस लेयर का नाम होता है इनरमोस्ट, अगर इसका नाम रखेंगे एंडोन्यूरियम। तो आपसे आ जाए पेपर में एंडोन्यूरियम क्या है तो क्या कहोगे? द कनेक्टिव टिश्यू लेयर प्रेजेंट अराउंड द एक्सोन ऑफ द नर्व, या मैं कहूंगा नर्व फाइबर के बाहर जो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो है उसका नाम क्या है यहाँ पे? एंडोन्यूरियम। ठीक वर्ड, अगले वर्ड में आगे आपने कहा सर ये जो डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन यहाँ पे थे, इन न्यूरॉन ने क्या किया, आपस में गैदरिंग कर ली, आपस में क्लस्टर बना, और इनके बाहर भी ऐसे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ गई। ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। पर यहाँ पे एक वर्ड सुनना है बेटा जी, ये जो ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन है, ये जो कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन है बेटा जी, हम ये जो आपका यहाँ पे एक गुच्छा जो बन गया, कलेक्शन बन गया, मैंने कहा इस गुच्छे का नाम होता है फेसिक्यूलाई। तो मैंने कहा इस फेसिक्यूलाई के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, इसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे पेरिन्यूरियम। इसका नाम क्या होता है? पेरिन्यूरियम। मतलब जो न्यूरॉन के एक्सोन का जो क्लस्टर है, जिनके बाहर अपने कनेक्टिव कवरिंग, एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, उसका नाम क्या है बेटा? पेरिन्यूरियम। अब ऐसे मैंने कहा, सोचिएगा एक और ऐसा ही फेसिकुलाई बैठा हुआ है, ऐसे में एक और बना देता हूं। मेरे साथ साथ बोलने आवा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है, घबराओगे तो घबराते रह जाओगे, घबराना नहीं है आप लोगों को। समझो दोबारा से बोलो। एक न्यूरॉन है, मैं यहाँ बना रहा हूँ माइलिनेटेड न्यूरॉन है, तो मैंने कहा उस एक्सोन के बाहर माइलिन शीथ, और हर एक माइलिन शीथ के बाहर एक बेटा जी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। मैं आपसे पूछूं तन्वी बेटा, प्रियांशु बेटा, ऋषिका, अनन्या, अभी मुझे नाम याद हुए हैं कुछ आप लोगों के, तो बेटा जी यहाँ पे ब्रिजेश, ये बेटा जी हर एक न्यूरॉन के बाहर उसके एक्सोन के बाहर ऐसी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। तो मैं इस कवरिंग के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा बेटा? श्यामा बोलो, तो आप कहोगे सर हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे एंडोन्यूरियम। और ये जो ग्रुप बना, उस ग्रुप के बाहर भी एक ऐसे गुच्छा बना, तो मैं कहूंगा उस गुच्छे के बाहर भी ऐसी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। तो उस लेयर को मैं क्या बोलूंगा बेटा जी? आप कहोगे सर उसको आप बोलोगे यहाँ पे पेरिन्यूरियम। क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे पेरिन्यूरियम। वैसे चलो यहाँ पे दोबारा बोलो, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एक्सोन है, एक्सोन के बाद माइलिन शीथ है, और मैं कहूंगा हर एक माइलिन शीथ के बाद बेटा जी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, जिसका नाम क्या है तन्वी बेटा? तन्वी, अनन्या बेटा, ऋषिका, बताओ बेटा जी क्या नाम रखोगे इसके लिए? आप कहोगे सर हम इसका नाम रखेंगे यहाँ पे एंडोन्यूरियम।
ए मेरे बेटा क्या नाम रखेंगे अब इसका यहाँ पे एंडोन्यूरियम। ठीक बात। अब आपने कहा सर इस एंडोन्यूरियम के सारे के सारे एक्सोन के बाहर भी एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, उस लेयर का नाम क्या है? पेरिन्यूरियम। पक्का ही दो नाम समझ में आ गए। अब मैंने कहा भाई देखिएगा डिफरेंट ऐसे क्लस्टर जो है उन सबके बाहर बेटा जी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, यानी कि भाई कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ये सबसे बाहर है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। अब सबसे बाहर अगर ये है तो मैं कहूंगा इसका नाम होता है एपिन्यूरियम। क्या नाम होता है बेटा इसका? एपिन्यूरियम, क्योंकि ये सबसे बाहर है तो हमने नाम क्या रखा है इसका? एपिन्यूरियम। ये होता है एक नर्व, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व। मतलब नर्व में जो कलेक्शन ऑफ द एक्सोन है वो एक का नहीं है, बहुत सारे एक्सोन का कलेक्शन है बेटा। एक इंडिविजुअल एक्सोन के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू है, मेरे वर्ड को सुनना अच्छे से, एक इंडिविजुअल एक्सोन के बाहर जो कवरिंग है उसका नाम है एंडोन्यूरियम। अब 5-10 न्यूरॉन ने एक गुच्छा बनाया, उस गुच्छे के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है उसका नाम है बेटा जी पेरिन्यूरियम। और ऐसे बहुत सारे गुच्छे मिल जाते हैं आपस में और उनके बाहर एक टिश्यू की लेयर है, उसका नाम क्या है यहाँ पे? एपिन्यूरियम। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, व्हाट डू मीन बाय फेसिकुलाई? तो आप कहोगे सर ऐसे जो न्यूरॉन के एक्सोन का जो एक क्लस्टरिंग है, जो गैदरिंग है, जो कलेक्शन है, उसका वर्ड क्या होता है? फेसिकुलाई। तो मैं एक वर्ड बोलूं बेटा जी यहाँ पे, क्या वर्ड बोलूं यहाँ पे? डिफरेंट न्यूरॉन गेट ग्रुप टुगेदर। मेरे वर्ड को सुनना और लिख लेना इसको नोटबुक में। डिफरेंट न्यूरॉन group together to form fasciculi and different fasciculi group together to form the nerve। हाँ कि ना? अरे मैं ऐसा कह दूं? चलो अब इस तरह से पढ़ते हैं बातों को, आपको और अच्छा समझ में आएगा। सर ये नर्व है और नर्व के बाहर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, उसका नाम है यहाँ पे एपिन्यूरियम। हमने इस नर्व को तोड़ा तो हमें इसके अंदर निकले बेटा जी यहाँ पे फेसिकुलाई। हम इसके अंदर क्या निकले बेटा जी यहाँ पे? फेसिकुलाई। इसके अंदर क्या निकले? बहुत सारे, ये देखो ना फेसिकुलाई निकले। और मैं कहूंगा फेसिकुलाई के बाहर जो कवरिंग है बेटा जी वो क्या है यहाँ पे? आपका पेरिन्यूरियम। और एक फेसिकुलाई के अंदर बहुत सारे क्या निकले बेटा जी? आपके एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन। और हर एक एक्सोन के बाद अपनी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है और उस लेयर का नाम क्या है बेटा यहाँ पे? एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम। इट्स ऑल अबाउट नर्व। कोई पूछ ले आपसे नर्व क्या है तो किसके लिए वर्ड यूज होते हैं, सब खत्म होता है। ये एक लेक्चर था जो बेसिक पे ऊपर था, नर्व टिश्यू क्या होता क्या नहीं होता। ये आपके 10th क्लास में कहीं भी वर्ड यूज नहीं हुए आपके एनसीईआरटी वगैरह बुक में, बट ये 9th से रिलेटेड होता है क्योंकि 9th में भी आप नर्वस टिश्यू को पढ़ते हो। हमने यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा, हमने यहाँ नर्वस टिश्यू नहीं पढ़ा। हमने यहाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ना था, यहाँ चैप्टर का नाम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो हमने उसी के रिलेटेड सारी बातें की आपके साथ यहाँ पे। बट नर्वस टिश्यू का भी थोड़ा आइडिया होना जरूरी है आप लोगों को। तो चलिएगा, अगर आपको पता था ऑलरेडी तो ये आपका रिविजन हो गया, और अगर नहीं पता था तो आपको कुछ नई बातें पता लग गई। और ज़्यादा चीज़ों को पता होना नुकसानदायक तो है नहीं, अच्छी बात है कुछ पता लग रहा है तो। ठीक है बेटा जी, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से बेटा जी शुरू कर देंगे अपना यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन, हम वहाँ पे हार्मोन वर्ड की बातें शुरू कर देंगे यहाँ पे। तो प्लीज़ आप इसी तरह लेक्चर देखते रहिएगा, कोई भी डाउट है तो मुझे बात करते रहिएगा मुझसे। एंड मैं जूम क्लास नहीं ले रहा हूँ, उसका सिर्फ इतना सा लॉजिक है बिकॉज मुझे लगता है इस तरह से वीडियो में आप अपने घर पे आराम से जब चाहे जब टाइम आपको मिलता है उस टाइम आप प्रॉपरली देख सकते हो और बार बार देख सकते हो। यहाँ पे जूम में नेटवर्क प्रॉब्लम है, प्रॉपर लिंक हो पाता है नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बट फिर भी चलो लेते हैं आपकी जूम क्लास। बहुत दिन हो गया आप लोगों से मिले हुए, तो चलो एक दिन मिलते हैं आप लोगों से, रूबरू होते हैं, इसी बहाने एक दूसरे को मिल लेंगे, कुछ बातें कर लेंगे, कोरोना के बारे में कुछ बातें कर लेंगे। चलिएगा मिलते हैं कभी आप लोगों से, 1-2 दिन में आपसी लेता हूँ आपकी जूम क्लास। तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझसे इंटरेक्ट कीजिएगा, मुझसे बात कीजिएगा कि सर यहाँ डाउट है। हाँ मैं आपको बता दूँ कि
जैसे वर्षा की बातें मैं करता हूँ, वर्षा गुड़िया मुझसे डाउट पूछती है तो मुझसे वीडियो कॉल कर लेता हूँ, उसको मैं उसको समझाने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर आप मुझे डाउट लोगे मुझसे तो डेफिनेटली मैं कॉल करूँगा, आपके डाउट लूँगा, बट आप कॉल नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा बेटा जी आपको डाउट आ रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ प्रॉपरली डाउट लीजिएगा, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिएगा। एंड कुछ भी हो, चाहे वो बेसिक से बेसिक चीज़ क्यों ना हो, आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं हूं ना यहाँ समझाने के लिए आपको, तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।